So as I told you in the last video that electrons were discovered and atom as a whole is neutral. So this suggestion or this thought gave rise that there must be some positively charged particle also in the atom. So discovery of proton was done and they were discovered by E. Goldstein. Okay, so discovery of proton was done on the fact that atom is a neutral and there are negatively charged particles in it, so there must be positively charged particle also. Otherwise, atom would not be electrically neutral. So he was a German scientist, E. Goldstein, and he was performing an experiment with a discharge tube fitted with a perforated cathode. This experiment was similar to what we have studied in electron. Same discharge tube was used. The only change which he did was that he has done some holes in the cathode. Some holes were done in the cathode. He has made them perforated. Perforated means small holes were cut. And why these holes were cut? To allow the passage of positive rays. And how he knew that there will be positive rays? Because he thought the negative rays are there, so there must be some positive rays. So he has done this experiment. A ray which was just opposite to the cathode ray in all respect was emitted from the anode. इस एक्सपेरिमेंट में आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये सिमिलर था बिल्कुल उसके जैसा, बस इसमें थोड़ा सा जो प्रेशर था गैस का वो उतना कम नहीं था जितना वहाँ पे कम था, और यहाँ पे जो गैस थी बीच में वो आयनाइज हो रही थी और इस वजह से जो आयंस थे वो मूव कर रहे थे, जो पॉजिटिव आयंस थे दे वर मूविंग. सो लेट्स सी वन वीडियो एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस. So same discharge tube was used. Only thing is cathode were made perforated. You can see small holes here, perforated cathode, and gas is present. Okay, gas is present between the cathode and these are the gas atoms. Any gas, whatever gas you want to take, they have taken. Suppose I took hydrogen gas. Now see, cathode से रेज निकल रही हैं, वही जो अभी निकल रही थी हमारी कैथोड रेज. इलेक्ट्रॉन्स वर मूविंग वेरी फास्ट, और जब ये मूव कर रहे थे बहुत फास्ट तो आपने नोटिस किया कि ये क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, जो एटम्स हैं हमारे गैस के एटम्स हैं उनको हिट कर रहे हैं, और जब उनको हिट करते हैं ये तो क्या हो जाता है, उनमें से इलेक्ट्रॉन पॉप आउट हो जाते हैं. ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन, ये जो पिंक बॉल्स छोटे छोटे दिखाई दे रही हैं आपको, पर्पल बॉल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि निकल रही हैं कैथोड से. ठीक है, जो हमारी कैथोड रेज थी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मूविंग विथ वेरी वेरी हाई स्पीड एंड दे आर एक्चुअली हिटिंग द एटम्स ऑफ द गैस. और जैसे ही एटम्स को ये हिट करती हैं उस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और उसमें क्या बचता है, जब इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो वो जो गैशियस एटम जो न्यूट्रल था वो क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाएगा. और चूंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो अट्रैक्ट होगा आपका नेगेटिवली चार्ज की तरफ. तो उसका जो मूवमेंट होगा वो टुवर्ड्स कैथोड होगा. तो अब आप फिर से देखेंगे इस वीडियो को, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ दे आर किकिंग, और किकिंग के बाद इलेक्ट्रॉन्स निकल जा रहे हैं. सी, एंड दिस positively charged gaseous atom or ion will move towards the cathode. कैथोड चूँकि परफोरेटेड है, उसमें छेद है, तो उसमें से होके वो इस तरफ आ जाएंगे. अगर हम पीछे यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाएं तो हमें यहाँ पे स्पार्क्स नज़र आएंगे. और चूँकि कैनल से निकले हैं तो इन रेस को क्या नाम दिया गया, कैनल रेस कहा गया इनको. नाउ दिस इज व्हाट प्रोटॉन इज एंड मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन इज हैपनिंग हियर. सो आपने देखा किस तरह से एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे हमारा कैथोड है ये, और इस कैथोड में यहाँ पे गैशियस आयंस हैं, गैस के एटम्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं. यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कैथोड रेज जो निकल रही हैं वो इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रही हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपना उसी तरफ जा रहे हैं. लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, हम एक एग्जाम्पल हाइड्रोजन का ले लेते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड. चलिए हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं. हाइड्रोजन
का एटॉमिक नंबर है 1, यानी कि उसके अंदर एक प्रोटॉन है जो कि न्यूक्लियस में बैठा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आउटरमोस्ट शेल में घूम रहा है। अभी क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आया बहुत तेज और उसने इस इलेक्ट्रॉन को पॉप आउट कर दिया। तो अब क्या बचा इसमें, अगर ये हट गया यहाँ से, ये चीज़ हट गई, तो अंदर सिर्फ क्या बचा, एक प्रोटॉन बचा, यानी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन बन गया यहाँ पे, ये भागेगा नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड क्या है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, एनोड क्या है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये भागेगा किस तरफ, ये कैथोड की तरफ भागेगा। और चूंकि कैथोड में होल्स हैं, सो वो यहाँ आके स्ट्राइक करेगा। अगर यहाँ पे हम एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा देंगे तो यहाँ हमें स्पार्क्स दिखाई देंगे, और ये स्पार्क शो करते हैं कि कुछ रेज जो है वो ऑपोजिट चल रही हैं। दे आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स एनोड एज कैथोड रेज वर मूविंग, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द anode and they were going towards cathode. Cathode being perforated, they are striking this thing, so that these rays are positive rays. लेकिन आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो पॉजिटिव रेज हैं ये प्रोटॉन्स नहीं हैं, ये सिर्फ हाइड्रोजन के केस में प्रोटॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। लेकिन अगर कोई गैस, हम बड़ी हैवी गैस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी टेक हीलियम, तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आउटरमोस्ट शेल में हैं, और उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर देंगे हम, तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेंगे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचेंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज होंगे। क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है तो वो इस तरफ भागेगा, है ना। तो वो खाली प्रोटॉन नहीं भाग रहा है, वो क्या भाग रहा है, वो पूरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाग रहे हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारी एनोड रेज हैं, कैनल रेज हैं, they are not the movement of proton. It is only in the case of hydrogen that the movement of proton is there. For other things it is gaseous ion, the positive gaseous ion which is moving. अगर हीलियम में से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन जब बनेगा वो इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये इसको समझ लेंगे। इन नेक्स्ट क्लास व्हेन यू कम इन क्लास 9th इसको और एलैबोरेटली वी विल बी एक्सप्लेनिंग। द एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ, मतलब उसके अंदर होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं जिनको हमने बोला प्रोटॉन्स। तो ये जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं किस पे डिपेंड करेगी, जो गैस हमने यहाँ पे जो भी गैस हमने फिल करी है उस पर डिपेंड करेगी। अगर हाइड्रोजन जैसी हल्की गैस होगी तो वो प्रोटॉन ही होगा जो मूव करेगा, लेकिन अगर हीलियम जैसी भारी गैस होगी, बड़ी, मतलब उसका साइज़ बड़ा होगा एटम का, तो अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इसका मतलब जो हमारी एनोड रेज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ द गैस विच इज़ फिल्ड हियर, जबकि हमारी कैथोड रेज वर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द गैस विच वॉज फिल्ड। तो जब भी एक्सपेरिमेंट होगा कैथोड रेज भी निकलेंगी और उसमें से एनोड रेज भी निकलेंगी, लेकिन अगर उसमें बिल्कुल भी गैस नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम है, बहुत ही कम अगर गैस है उसके अंदर, तो क्या होगा, तो हमारी एनोड रेज बहुत कम निकलेंगी लेकिन बहुत कम निकलेंगी। लेकिन अगर हमने यहाँ पे जो गैस फिल करी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट एक्सपेरिमेंट था, तो हमारी दोनों रेज निकलेंगी। इस टाइम पे कैथोड रेज कम निकलेंगी और एनोड रेज ज़्यादा निकलेंगी। इट इज़ द सेम एक्सपेरिमेंट। नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन। The mass of proton was calculated as being equal to the mass of an atom of hydrogen. चूँकि हाइड्रोजन अपने आप में अगर उसको इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए तो वो क्या है, वो प्रोटॉन ही है, क्योंकि उसके पास एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए तो वो हाइड्रोजन एटम को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो ये जो H+ है इसको हम एक प्रोटॉन भी, दिस इज़ ओनली प्रोटॉन, क्योंकि इसमें और कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन ही होता है। तो हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन है और इसका जो मास है वो कितना है, 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये आपको याद करना है इसको। द पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और चूंकि चार्ज दोनों बराबर होते हैं, ये वैल्यू है चार्ज की।
चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बराबर होते हैं. फर्दर एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट ऑल द एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. However, no two elements contain the same number of protons in their respective nuclei. ये ध्यान रखेंगे क्योंकि जैसे जैसे हम 20 एलिमेंट्स आपने याद किए हैं, हम हाइड्रोजन से बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, तो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐड ऑन होते जाते हैं, एक उसमें प्रोटॉन्स ऐड होते रहते हैं. इसलिए कभी भी कोई भी दो न्यूक्लियस ऐसे नहीं मिलेंगे आपको जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन. For example, the atom of hydrogen, helium, lithium, carbon, nitrogen and oxygen contain hydrogen में 1 proton, हीलियम में 2 प्रोटॉन, लिथियम में 3, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7 एंड ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन. सो दे चेंज, नो टू हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन. और चूंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो जितने इसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन को डिनोट कैसे करते हैं? P के साथ. ऊपर 1 जो सुपरस्क्रिप्ट 1 रिप्रेजेंट 1 एटॉमिक मास यूनिट, उनका मास यूनिट है. जैसे इलेक्ट्रॉन में 0 था, प्रोटॉन में 1 AMU है. AMU इज द यूनिट ऑफ मास. सो 1 AMU रिप्रेजेंट्स द सुपरस्क्रिप्ट, और जो नीचे +1 है इट रिप्रेजेंट सबस्क्रिप्ट +1 रिप्रेजेंट 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हो गई. अब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे पास हैं, तो अब ये कैसे अरेंज्ड हैं एटम में. दिस वाज द क्वेश्चन, दैट हाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड इन द एटम. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो सबसे पहले ये जो अरेंजमेंट था ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वाज गिवन बाय J.J. थॉमसन, और उन्होंने इसका नाम रखा अपना प्लम पुडिंग मॉडल. So how these electrons and protons are distributed, this was explained by Thomson, because it was not known how they are arranged. You can see on the screen there are 3 types of arrangement. It can be anyone, means it was not sure how these electrons and protons are arranged. So Thomson was the first to give the model, and he called it as plum pudding model because it represented the Christmas pudding. See, you can see on the screen the electrons are like raisins and all nuts and cherries which are there on the Christmas pudding, whereas the pudding itself is positively charged. It can be compared to as watermelon also. So positive charge is that red thing which is there in the watermelon, and black seeds are actually the electrons. So atom is electrically neutral because electrons are equal to the number of proton, or the charge which is positive charge of the whole sphere is equal to the charge which is there on the electrons, and electrons are embedded in the sphere of positive charge. So this model was given by J.J. Thomson, but it failed to explain the other experimental observations, and that is why this model was discarded. But in 1911, Ernest Rutherford, he was a scientist from New Zealand, actually conducted an experiment to find the arrangement of electrons and protons in the atom. And his experiment actually led to the discovery of the nucleus in the center of the atom. So these were his associates. And Rutherford experiment is known as Rutherford's alpha particle scattering experiment, in which he has taken source of alpha particle and he has kept it in a lead container. So what are alpha particles? They are positively charged particle with 2 unit of positive charge and 4 unit of mass. Actually alpha particles have high energy and they are formed by the removal of 2 electrons from the हीलियम एटम. अगर हम हीलियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसमें क्या बचेंगे? उसमें बचेंगे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन. तो चार्ज हो गया +2 और उसका मास हो गया +4. सो व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? इट इज द पार्टिकल, इट इज द हीलियम पार्टिकल फ्रॉम विच 2 इलेक्ट्रॉन्स आर removed. So these alpha particles have high energy, they are very heavy, and he bombarded these alpha particles on a very thin gold foil. बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल. गोल्ड फॉइल की गोल्ड ही क्यों लिया उसने? वाई ही हैज टेकन गोल्ड फॉइल? बिकॉज गोल्ड फॉइल को आप सबसे पतला बीट कर सकते हैं. हाईली डक्टाइल है, वो मैलेबल है बहुत ज़्यादा,
तो इसलिए उसको दे कैन बी बीटन डाउन इनटू शीट, बहुत पतली शीट की बन जाती है, और जितनी पतली शीट होगी उतना स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक तरह से शो होगा कि एटम जो है वो आप जो ये अल्फा पार्टिकल्स डाल रहे हैं ये सीधे एटम पे स्ट्राइक कर रहा है। और उसके चारों तरफ उसने लगा दी एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ताकि उस पर जब स्पार्क हो, जब इलेक्ट्रॉन्स जो अल्फा पार्टिकल्स है जब वो स्ट्राइक करें तो वहाँ पे स्पार्क नजर आए। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट उसने एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में, इन द डार्क रूम ही हैज conducted, because that time there were no this thing to count the sparks. Now we have many modern machines, but that time they counted the sparks which happened and the area where spark happened. Now you can see here these are the atoms. ये आप गोल्ड फॉइल का हम एक तरह से वो समझ लीजिए एक्सरे है कि ये गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल में आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये एटम्स हैं गोल्ड फॉइल के, गोल्ड के एटम्स एंड अल्फा पार्टिकल्स आर मूविंग। तो जनरली क्या हो रहा है, जितने भी अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं वो पास कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, एंड दे ऑल आर स्ट्राइकिंग द गोल्ड फॉइल, और उसके बाद से पास करके कहा जा रहे हैं दे आर स्ट्राइकिंग द डिटेक्टर जो आपने यहाँ पे लगाया है। ये देखिए इस तरीके से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं जो कि दूसरे एरिया में जा रहे हैं, और बहुत ही कम जो है वो रिबाउंड हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, ही हैज़ एक्सप्लेन्ड इट ऑन द बेसिस कि प्लम पुडिंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हैं तो अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स में स्कैटर्ड है तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को मिलते वो वापस से आ जाते, डिफ्लेक्ट हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज दे पास्ड, most of the alpha particle passed, that means the atom is vacant. So based on the observation जो उन्होंने किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इसका, लेट्स सी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम इज एम्प्टी, ज़्यादातर जो स्पेस है वो एम्प्टी है और इसीलिए वो स्ट्रेट जा रही हैं। लेकिन सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल, इसका मतलब कि कहीं पे बीच में कुछ ऐसा पॉजिटिवली चार्ज रीजन मिला होगा जिससे वो डिफ्लेक्शन होकर वापस आ गया। कुछ अल्फा पार्टिकल्स एक्सपीरियंस द डिफ्लेक्शन, स्लाइट डिफ्लेक्शन, so it was concluded that the volume occupied by the nucleus is very very small. Since alpha particles which are comparatively denser were deflected by the nucleus, it shows that almost complete mass of the atom must be within the nucleus. So let's see Rutherford's alpha particle scattering experiment ने क्या किया, he bombarded a thin sheet of gold, gold की जो thickness देखिए बहुत ही पतली शीट बनाई है 0.00004 centimeter, very very thin with alpha particles. I've already told you what are the alpha particles. Alpha particles are the charged particles with 2 units of positive charge and 4 units of mass. They are formed by the removal of 2 electrons from helium atom. तो इस तरीके से alpha particles pass हो रहे हैं. You just look at the diagram here, diagram which shows the scattering of alpha particle by a single atom. This you will be drawing in your copy. This is very important diagram. So these are the alpha particles which are bombarded. You can see most of the alpha particle have passed, straight चले गए हैं बिल्कुल undeflected. कुछ जो है बहुत कम जो है वो बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं, बहुत कम रिबाउंड हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट हुआ था स्कैटरिंग वाला. नो ऑब्जर्वेशंस, व्हाट वर हिज ऑब्जर्वेशंस? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल सीधे चले गए. A small fraction of them were deflected from their original path by a small angles. ये देखिए ये कुछ एंगल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं. दे आर वेरी वेरी लेस. सिर्फ ये है एक ये है जो स्मॉल डिफ्लेक्शंस हुए हैं जिसमें ओनली फ्यू पार्टिकल्स बाउंस बैक, वेरी फ्यू बाउंस बैक, वापस आए हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला? सबसे पहले वाले का कंक्लूजन देखेंगे. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट बिकॉज most of the space in an atom was empty. ठीक है. A small fraction of them were deflected from their original path by small angles because there are heavy positively charged mass in the atom
which cause deflection of small fraction of alpha particle. Heavy positively charged mass था उसमें कोई बीच में, ठीक है, जिससे वो रिफ्लेक्शन हुआ, और पॉजिटिवली, और फिर स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ बाय स्मॉल एंगल. द पॉजिटिवली चार्ज मास इज वेरी वेरी स्मॉल एंड इज सेंट्रली लोकेटेड बिकॉज ओनली फ्यू पार्टिकल बाउंस बैक. और चूंकि बहुत छोटा है वो जो सेंटर में मास है, इसलिए बहुत कम जो है वो बाउंस बैक किए, और इसलिए इसका नाम रखा, जो बीच में सेंटर मास था बहुत छोटा, इट इज़ नोन एज न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ़ यू रिमेंबर, दैट द इन साइज ऑफ एटम, अगर हम एक साइज ऑफ एटम को एक क्रिकेट ग्राउंड के लिए कंपेयर करें, दैट साइज द एटम इज सेम एज क्रिकेट ग्राउंड. तो जहाँ ऑडियंस बैठी है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और जो क्रिकेट बॉल है बीच में अगर रख दें हम पिच के ऊपर, तो वो क्रिकेट बॉल जो है दैट इज न्यूक्लियस. सो यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ द एटम एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस. ये सिर्फ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बताने के लिए था कि कितना छोटा होता है न्यूक्लियस एटम में, और जो बाकी सारा एरिया देख रहे हैं आप खाली है. अगर हम उस स्टैंड को रिकॉल करें कि जहाँ पे ऑडियंस बैठी है, ऑडियंस के और पिच के बीच में सारा ग्राउंड है, खाली है बिल्कुल, ठीक है. और जो न्यूक्लियस है बीच में, जो बॉल है, वो कितनी छोटी है. तो अगर हम कोई अल्फा पार्टिकल्स इमेजिन करिए डाल रहे हैं ग्राउंड में, तो ज़्यादातर सब स्ट्रेट फॉरवर्ड चले जाएगा क्योंकि सारे में खाली है. कुछ बहुत कम जो न्यूक्लियस से टकराएंगे, वो रेयरली बहुत कम, एक आध कोई टकराएगा तो वापस बाउंस बैक करेगा और डिफ्लेक्ट करेगा. सो दिस वॉज नोन एज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. और उन्होंने क्या बताया कि द सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस सेंटर में लोकेटेड है, और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है पूरा. सो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं. जो न्यूक्लियस है हमारे एटम का, उसमें होते हैं प्रोटॉन्स और उसमें होते हैं न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स में न्यूट्रल चार्ज है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है. तो टोटल चार्ज ऑफ दिस न्यूक्लियस विल बी व्हाट, इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड. और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मूविंग, इस तरह से मूव कर रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं. तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर, डेंसेस्ट पार्ट में, and the size of the nucleus is very small compared to the size of the atom. ये अभी जो मैंने आपको बताया है वो ही. The outer circular orbits, electron revolve in circular orbits called shell in the space available around the nucleus. An atom is electrically neutral, that is the number of proton and the number of electron present in an atom are equal. तो एक तरह से जो मॉडल था जो इन्होंने दिया था रदरफोर्ड ने, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ सोलर सिस्टम. बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह लग रहा था वो. जैसे सोलर सिस्टम में सन इज इन द सेंटर एंड द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, वैसे ही एटम, जो सन को आप मान लीजिए न्यूक्लियस, और जो प्लैनेट्स हैं उनको आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स. सो यू कैन सी रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम वाज समवट लाइक सोलर सिस्टम. सेंटर में न्यूक्लियस है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर बैठे हुए हैं, और जो है वो. लेकिन अभी तक इस एक्सपेरिमेंट में, जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए, तब तक न्यूट्रॉन्स की जो डिस्कवरी थी वो नहीं हुई थी, ठीक है. तो अभी उनको सिर्फ इतना ही पता था कि प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो उन्होंने बोला बीच में प्रोटॉन है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है. तो न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स. सो एज we know that Rutherford's atomic model only consisted of proton and electron. Till then no neutron was discovered. So Rutherford told that there is central mass which is positive and the electrons are revolving around just like solar system. Now came the discovery of neutron. So previously it was thought that the mass of the atom was in fact only the mass of proton, the total number of proton added to give the mass of an atom, because electrons have negligible mass. But it was discovered that the nucleus had greater mass. Nucleus had greater mass than it could be accounted for by protons alone. Means जितना प्रोटॉन का मास था उससे ज़्यादा था न्यूक्लियस का मास. So it was realized that there must be some third particle, and that particle will be neutral because positive and negative are equal and they have cancelled each other and atom became neutral. But
this third particle must have neither positive or nor negative charge. In 1932, James Chadwick discovered neutron. You have to learn all the scientists who have discovered, the names of the scientists who discovered electron, who discovered proton, who discovered neutron, and so on. And why it was named as neutron? Since it has no charge, its mass was found to be almost equal to that of proton, and mass is equal to proton, and this is the value, the same as mass of proton. What are the properties of neutron? The mass of neutron is slightly more than the proton, बहुत हल्का सा, 1.676 is proton and 1.672, इतना डिफरेंस है दोनों में. तो मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली मोर है देन ऑफ प्रोटॉन, बहुत ज़रा सा, 1.676 and 1.672. So you can imagine it's very very slightly more than. Electrically, a neutron is neutral, that is, it has no charge. There is no charge in the neutron. Atoms of same elements may differ in the number of neutron, leading to the formation of isotopes. जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो जाता है, उनको आइसोटोप्स कहते हैं, बिकॉज देयर मास नंबर चेंजेस. सो दिस इज these are isotopes which we will study later on. Let's see the properties of subatomic particle. First you have to learn the symbols and then charge and then their mass. This table you will be drawing in the copy and you will be learning. An atom of hydrogen contains only one proton and one electron but no neutron. So hydrogen does not have neutron. All other atoms have all the three particles. और इसके अलावा हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम्स हैं, सब में ये तीनों पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. हाउ दिस एटम इज स्टेबल, कैसे इस टेबल को हम स्टेबल करते हैं, दैट वी हैव टू नो दैट देयर मस्ट बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स with opposite electrical charges. Force of attraction is always present when there are two particles of opposite charges. There is a force of attraction between electrons also and protons also, क्योंकि अलग अलग चार्ज हैं तो दोनों में अट्रैक्शन है ही एटम के अंदर में. Now it is expected that electrons being lighter, charged and in constant motion would gradually lose energy and come closer to the nucleus and eventually fall into it. तो ये एक फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको एक चार्ज्ड बॉडी है और वो अपनी एनर्जी लूज़ कर रही है, क्योंकि वो मूवमेंट कर रही है तो नेचुरली उसकी एनर्जी लूज़ होगी, तो वो क्या होगी, इस चार्ज पार्टिकल के पास आ जाएगी, पॉजिटिव के पास, और यहाँ पे आके वो क्या कर जाएगी, कोलाइड कर जाएगी और पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो जाएगा एटम का. लेकिन ऐसा कोई कोलैप्स होता नहीं है क्योंकि स्टेबल है एटम का जो स्ट्रक्चर है. तो इसका मतलब कैसे पता चलेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, ये यहाँ पे नहीं लग रहा है कि व्हेनेवर अ चार्ज बॉडी रिवॉल्व्स और इट इज़ इन कांस्टेंट मोशन, इट लूजेज एनर्जी एंड देन इट इज़ अट्रैक्टेड बाय दिस पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड दिस विल फॉल इनटू इट. तो ऐसा नहीं होता है. सो रदरफोर्ड एक्चुअली कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया कि वो जो है हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है, सोलर सिस्टम की तरह है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि देन व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबल. सो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड? सो आंसर इज रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. तो किसने एक्सप्लेन करी? ये करी नील बोर ने. सो नील बोर कुड एक्सप्लेन द atomic stability. And what was his theory? He said that the electron revolve in fixed orbit or shells around the nucleus at very high speed. कितनी स्पीड होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट. जितनी स्पीड लाइट की होती है उतनी ही स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स के एक फिक्स्ड ऑर्बिट में दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. सो नील बोर कॉल दीज एनर्जी these shells or these orbits as energy shells, and he said that every energy shell, every shell has associated energy with it. So it has got fixed amount of energy, and therefore electrons in these shells neither lose or gain energy until some external force is applied in it. Thus they maintain their position and the stability is explained.
As a result of inward force exerted by the nucleus is counterbalanced by the outward force of the moving electrons, because they are not losing their energy, so they maintain their energy, and when they are moving with a fixed energy, they will not fall into the nucleus, because they will overcome the force of attraction which nucleus, which is positively charged, exerts on them. So this was the explanation given by Niels Bohr, and thus the drawback of Rutherford, which that he could not explain the stability, was explained by Niels Bohr. Now, what is the modern model of an atom? According to the modern or standard model of an atom consists of electron, protons and neutron. These are the subatomic particles. Then there are two parts of an atom. One is nucleus and the other is the orbits or the shells, जिसको हम बोलते हैं extra nuclear part, मतलब part which is away or extra than the nucleus. The nucleus is the positively charged central part of the atom. And why nucleus is positively charged? Because nucleus contain proton and the neutron. Protons are positively charged and neutrons are no neutral charge. So the charge of the nucleus becomes positive due to proton, and both these particles together are called as nucleons because they live in the nucleus. So they are the nucleons. So this you should learn, that protons and neutrons collectively called nucleons. They are held firmly in the nucleus by strong nuclear force. Now they remain in the nucleus due to the strong nuclear force. The entire mass of an atom lies in its nucleus. Mass जो है वो पूरा nucleus का ही है, क्योंकि जो electrons है उनका mass negligible है, तो उनको तो हम mass में consider ही नहीं करते हैं. तो जो पूरा का पूरा mass है वो न्यूक्लियस का ही है. पूरे एक एटम का अगर हम मास निकालें तो वो इट इज इक्वल टू इट्स न्यूक्लियर मास. द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. द प्रोटॉन्स रिमेन अनअफेक्टेड बाय द न्यूट्रॉन सिंस द लैटर हैव नो इलेक्ट्रिकल चार्ज. जो प्रोटॉन्स हैं उनका न्यूट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसे हैं? न्यूट्रल हैं. Orbits or shells are the imaginary path traced by the electron in the empty space surrounding the nucleus. Each orbit is associated with a fixed amount of energy. Therefore, these circular orbits are also known as energy levels or energy shells. हर orbit को हम energy shell भी बोलते हैं, and electrons revolve around the nucleus in these orbit. अब इनकी नंबरिंग कैसे करते हैं या इनको कैसे पता चलता है किसमें सबसे कम एनर्जी है, किसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है? तो उसके लिए जो न्यूक्लियस के पास शेल है, ये उससे दूर हो गया न्यूक्लियस से, ये उससे और दूर हो गया, तो ये वाला जो शेल है जिसे कहते हैं हम फर्स्ट शेल, या इसका दूसरा नाम है के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, या इसको हम बोलते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन. तो जो ये फर्स्ट शेल है न्यूक्लियस के जस्ट पास वाला, इसके पास सबसे कम एनर्जी होती है. लोएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इन के शेल और फर्स्ट शेल नियर द न्यूक्लियस. और जो जितना दूर होता जाता है उतनी ज़्यादा उसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती जा रही है. तो यहाँ पे इस डायग्राम में, द डायग्राम विच आई हैव ड्रॉन, एम हैज़ गॉट द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी. ओके, एम हैज़ गॉट द हाईएस्ट अमाउंट एंड के हैज़ गॉट द लोएस्ट अमाउंट. तो के तो हमेशा लोएस्ट अमाउंट होगा किसी भी एटम में, और हाईएस्ट अमाउंट किस में होगा? मान लीजिए के के बाद एल आ रहा है, फिर एम आ रहा है, फिर एन आ रहा है एंड सो ऑन. तो जो भी उस एटम का जो भी लास्ट शेल होगा उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो. An atom is electrically neutral because the number of protons and the number of electrons present are equal, thus balancing the total charge. While the neutral atom of an element has an equal number of proton and electron, this number itself varies from one element to another. In fact, no two elements contain the same number of proton. This already I have explained. And that is why each atom is different. हर element different है दूसरे से, क्योंकि उसका जो atomic structure है वो बिल्कुल different है दूसरे से. ये nucleus है which contains both protons and neutron, orbits हैं and जिसमें कि ये जो energy वो. The electrons, protons and neutron that make up the atom are just three
of more than 200 subatomic particle known till date. So students, you know that nucleus of an atom actually has protons in it and neutrons in it, and electrons revolve around it. So the full chemistry depends upon the properties of nucleus. So what exactly is nucleus made up of? Nucleus is made up of some subatomic particles, which is protons and neutrons. So protons and neutrons are present inside the nucleus, which decide the property of atomic number, atomic mass and isotope. So these two particles actually are responsible for atomic number, for atomic mass and for isotopes. So what exactly is atomic number? Atomic number is denoted by Z, capital Z. And what is that atomic number? It is actually a number which is assigned to atom. But you must be thinking that on what basis we are assigning a number to a atom. Whether it is the number which is related to its discovery, or this is the number which depends upon the quantity present in nature of that atom. So how this number is assigned? So the number which is assigned is based on its number of protons. That means the total number of protons present in the nucleus is the atomic number. Let's take the example of oxygen. Oxygen atom has 8 number of protons in its nucleus. So atomic number is based on number of protons? Yes. The number of protons which are present in the atom defines the characteristic of the element. What does this number do? It defines the characteristic of the number, and as you know, atom is electrically neutral. That means the number of electron must be equal to the number of protons. So what are the characteristic property of element? Characteristic property of element are dependent upon its reactive capacity, that is valency, and this reactive capacity is actually dependent upon the number of electron, and the number of electron is same as the number of proton, that is atomic number. So that is why characteristic property of element depend upon the number of proton. So what is atomic mass? It is known as mass of an atom or mass number also. Is the sum of mass of electron, neutron and proton. But as you all know that electron is negligible mass, or we can say it is weightless, but so neutron and proton have considerable mass. So what we will be doing? We will be adding the mass of neutron and proton. So what is atomic mass? Atomic mass is the total number of protons and neutrons in an atom. This is also known as mass number. Let's take the example of fluorine. Fluorine has 9 protons and 10 neutrons. So we have seen atomic mass of fluorine will be 9 plus 10, that is 19 units. Another example, atomic mass of aluminium. So number of protons in aluminium is 13 and number of neutron is 14. So atomic mass will be 13 plus 14, that is 27 units. Now we will take the example of chlorine. Chlorine has 17 protons and 18 neutrons, is equal to 35 units. But there is one more chlorine atom which contains 17 proton and 20 neutrons. So the mass is 37 units. How can one atom have different atomic masses or different number of neutrons? Protons are same, but you can see neutrons are different, that is 18 neutron and 20 neutrons. Mass are also different, 35 units and 37 units. So different forms of atoms, how can it be? How can one atom have two different forms? So answer to this question is isotopes. They are known as isotopes. That means, so let's understand isotopes on the basis of atomic number and atomic mass. You know what is atomic number? It is number of protons present in an atom. Atomic mass is number of protons and neutrons present in an atom. Atomic mass and atomic number are written in this way, that is superscript atomic mass and subscript atomic number. Let's take one example of carbon. If I take the example of carbon, 12 is written on the upper side, that is superscript, and 6 is written in the subscript. So 12 represents atomic mass and
6 represent atomic number. Let's look at the chlorine. So this is the way how you write atomic mass and atomic number. Atomic mass is represented by A and atomic number by Z. Okay, now taking the chlorine example once again. 18 neutron and 20 neutron. There are two types of chlorine atoms. One has 17 proton and 18 neutron. Another one has 17 proton and 20 neutron. So same kind of atom but different mass number are called as isotopes. So what is the definition? Atoms of the same element having the same number of proton but different number of neutrons. This is known as isotopes. Let's take the example of carbon. So there are three types of carbon with the same proton, that is 6 protons in each but different neutrons. One has 6 neutron, other has 7 neutron, and third one has 8 neutron. So carbon 12, that is 6 and 6, carbon 13, 6 and 7, and carbon 14, 6 and 8. So now let's see the three types of isotopes of element hydrogen. On the screen you can see first one is known as protium, that is ordinary hydrogen, which is written as one superscript and one subscript because it has one proton and one electron but it has got no neutron here. So mass also remains 1 because it has got one proton. Now deuterium is known as heavy hydrogen because it has got one proton, one electron and one neutron. So mass number becomes 2 because one of proton and one of neutron. So it is added, so it becomes 2. Tritium, it is very heavy hydrogen. 1 is subscript and 3 is superscript. 3 denotes it has got 2 neutron and 1 proton, and here this 1 denotes it has got atomic number as 1 or the number of proton is 1. So these are the three types of isotopes. Okay. Now you can see here how they are drawn. All have the same number of proton, that is 1. So the number of electron will also be 1 only. So proton and electron remains the same. Okay. But what differs? It is number of neutron. First one, that is protium, does not have a neutron. Then we have deuterium, this has 1 neutron, and then we have tritium, it has got 2 neutrons. So this is the way three isotopes differ. Carbon we have seen already that it has got 3 isotopes with mass number 12, 13 and 14. Chlorine also 35 and 37. Now let's study the properties of isotope. The isotopes of an element have same chemical property since they all have the same atomic number. So chemically they are same because they have same atomic number. Due to the same atomic number, all the isotopes of an element have the same electronic configuration. What is electronic configuration? It is the arrangement of electrons. This we will study later on in this chapter. Isotopes differ from each other only in their physical properties such as density, melting point, boiling point, etc. due to the difference in their mass number. Because they have different mass number, so their physical properties, some will be heavy, some will be light, their melting point will be different, their boiling point will be different, but chemically they are same because of the same electronic configuration. So we will see what are the contradictions of Dalton's atomic theory. As I told you, most of the points in Dalton's atomic theory are wrong nowadays. So let's see how this contradiction was seen in Dalton's atomic theory after studying isotopes. He said atoms are not divisible or atoms are indivisible, but later on it was proved that atom can be further divided into fundamental particles, electron, protons and neutron. And you also know that electron, protons and neutrons that make up an atom are just 3 of more than 200 subatomic particles known till date. Till date we have already found more than 200 subatomic particles. So this theory went wrong. Later he said that every atom of an element is identical, but now we know that isotopes were seen which are the atom of same element but they are not identical
they are different. So same element also can differ due to their mass number, due to their different mass number. So this theory also went wrong. That means there are elements which have with same atomic number but different mass numbers. Okay. So although most of the characteristic features are contradicted with new discoveries, the essence of the Dalton's atomic theory is still in the use. Actually, he was the first one to give a theory. So everything started on the basis of that theory. So still his contribution remains very essential. It remains important to us, because although they are proven wrong due to the discoveries which are going on, but still starting point or starting message he has given, and on the basis of that message we are doing further researches. Now we will see the arrangement of electrons, that how these electrons are arranged in the nucleus of an atom, and this arrangement is known as electronic configuration. That means electrons arrangement. So these are the rules. We have already studied about the shells. I have already you must have seen in the video that what is K shell, what is L shell, what is M shell. So first shell near the nucleus is K shell. So let's see how these electrons, what are the rules to fill these electrons in the energy level. But before that, you should know that who gave this scheme. It was given by Bohr and Bury. Niels Bohr was a scientist who actually gave this scheme, and what was the formula? Formula was 2n square. Now whereas n represents the number of shell, so K is 1, L is 2, M is 3, and so on. So let's find out that how to find the formula. Suppose I want to find how many electrons are to be filled in K shell. So what is the number opposite to it? It is 1. So in this we will substitute the value of n as 1. So 2 multiplied by 1 square, तो 1 का square 1 ही रहेगा, so it becomes 2. So that means in K shell there will be 2 electrons. You can see here in K shell the number of electron which is to be filled will be 2. Now let's see the same thing with second shell. Suppose L shell मतलब 2, तो 2n square में we will write the value of 2n as 2, so it will be 2 into 2 square, so 2 into 4 हो जाएगा ना ये, because 2 2s are 4, so it will be 4 2s are 8. तो L shell में हम कितने electrons डालेंगे? 8. So you can see here, this is the number, this is the way how they have calculated to fill the number of electrons in each shell. Electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are complete. तो पहले K में जाएगा, फिर L में जाएगा, फिर M में जाएगा, फिर N में जाएगा, and then so on. ऐसा नहीं होगा कि पहले L को fill कर दिया उसने. It will go sequence wise. So inner shells will be filled first, and then it will be followed by the other shell. So 2n square is known as Bohr-Bury scheme, as it was given by scientists Bohr and Bury. This you have already learnt in class 7, but still you know the 20 elements and their atomic number, but now you have to write their configuration कि K में, L में, M में, N में कितने कितने electrons आएंगे. So there is one electron only, so it will come in the first shell. वो scheme को follow ही नहीं करेगा. वैसे तो जो K shell है उसमें कितने electrons आ सकते हैं? 2, but because there is only one electron, so it will come and sit in the K shell. When 2 electrons, so it will come and fill the K shell. Suppose 3 electrons, then first 2 में भरेगा, फिर next में चला जाएगा 1, है ना? And then 4 है तो 2 and 2, then 5 है तो पहले में 2, then 3, 6 है तो 2 and 4, 7 है तो 2 and 5. मतलब पहले वाले में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं. तो फर्स्ट इट विल फिल द K शेल, 2 डाल देगा उसमें. जितने भी बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं उनको फिर वो नेक्स्ट शेल में डालता जाएगा. अब यहाँ पे देखेंगे हम नियॉन का, तो पहले वाले में 2 आ गया, बचे कितने 8, तो वो नेक्स्ट शेल में चलेगा. तो कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 2 and 8. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. So this was the rule that how electrons are filled in K, L, M shell. But now you have to understand one more thing, one more rule which applies is
कि अगर कोई भी एटम है उसका जो लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। तो ऑल्दो अगर मान लीजिए लास्ट शेल आपका एम शेल है, ओके, एम शेल की कैपेसिटी कितनी होगी, ये है आपका थर्ड शेल, तो आपका हो जाएगा 18। तो एम की कैपेसिटी कितनी है 18। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सपोज 10 इलेक्ट्रॉन्स आने हैं एम शेल में, लेकिन यही लास्ट शेल बन रहा है उसका, तो यहाँ पे 10 नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे 8 आएंगे। आप 10 लास्ट में जो लास्ट शेल है उसमें कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। दिस इज द रूल। So the maximum number of electrons in the first orbit is 2, okay, in the second it is 8, in the third it is 18। लेकिन अगर ये जो थर्ड ऑर्बिट है ये लास्ट ऑर्बिट है तो फिर इसमें 18 अकोमोडेट नहीं होंगे, इसमें पहले 8 ही अकोमोडेट होंगे, एंड द फोर्थ इट इज 32। However, the outermost orbit of an electrically neutral atom cannot have more than 8 इलेक्ट्रॉन। और ये जो कंडीशन है जहाँ पे लास्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल। सो इफ द एटम हैज ओनली वन शेल, अगर पहला ही शेल है उसके पास एक ही शेल है के शेल, तो उसमें कितने आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर उसमें 2 हैं तो वो क्या फॉलो कर रहा है, वो ड्यूप्लेट रूल फॉलो कर रहा है। ओके, सो हीलियम, फॉर एग्जाम्पल हीलियम हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग एटॉमिक नंबर 2 है, दैट मीन्स इट हैज गॉट 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये तो न्यूक्लियस हो गया और ये इसका एक ही शेल है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस कंडीशन इज नोन एज ड्यूप्लेट कंडीशन, बिकॉज यहाँ पे भी पहला शेल है, ये के शेल है और के में 2 ही आते हैं और उसमें ऑलरेडी 2 हैं, यानी ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है इनर्ट। दैट मीन्स इट विल नॉट फर्दर रिएक्ट विद एनी थिंग because it has got its electronic configuration complete। इलेक्ट्रॉनिक इसका जो लास्ट शेल का जो भी रिक्वायरमेंट थी, या तो 2 रिक्वायरमेंट होती है लास्ट शेल में 8 या फर्स्ट शेल में 2, तो ये दोनों कंडीशन जो है इसकी फुलफिल्ड है ऑलरेडी, इसलिए ये उसको इनर्ट रहेगा। सो ऑल द इनर्ट गैसेस हैव देयर ऑक्टेट कंप्लीट एक्सेप्ट हीलियम विच हैज गॉट ड्यूप्लेट कंप्लीट। So helium atom has 2 electrons. Now just now we have seen the example. They occupy the first and the only shell of the atom. Now suppose lithium है, lithium के पास 3 electrons हैं, so what will happen, lithium has got atomic number as 3, तो पहले शेल में कितने आ गए 2 आ गए, बचा कितना 1 बचा, तो वो सेकेंड शेल में चला गया। So the electronic configuration of lithium becomes 2 1। So the neon atom has 10, so first में 2 and second में 10। अभी जो 2nd में 8, अभी जो 8 वाली स्टेट है जिसमें नियॉन का देखेंगे 10 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है आपका 2:2 8। ये जो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशन, इसको बोलते हैं ऑक्टेट, और यही रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए सारी केमिस्ट्री है, बिकॉज ईच एंड एवरी atom wants to achieve this octet state. Each and every atom wants to have 8 electron in the outermost shell. Suppose उसका 2 7 है अगर, तो वो क्या करेगा, it will take 1 electron, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उसके बाद क्या बना लेगा, अपना ऑक्टेट स्टेट बना लेगा। लेकिन मान लीजिए 2:2 1 है, तो अब क्या करना है उसको, उस या 2 ऐसे देख लेते, 2 8 1 है किसी का, तो वो क्या करेगा, उसके लिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इजी है देना, तो इट विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल टेक दिस कॉन्फ़िगरेशन 2 8। तो अल्टीमेटली सबको क्या चाहिए, सबको लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वही उनकी रिक्वायरमेंट है, वही ऑक्टेट स्टेट के लिए सारी केमिस्ट्री है। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ पोटेशियम हियर। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, ठीक है। नाउ लेट्स फिल इट विद बरी स्कीम, बोर्सबरी स्कीम। पहले शेल में 2 आ ही नहीं सकते, इससे ज़्यादा 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, ठीक है। थर्ड में 18 आ सकते हैं और हमारे पास बचा कितना है, 9 बचे हैं, देखेंगे ना, 2 + 8 10,
और 19 माइनस 10 कितना होता है 9 है ना, तो हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। तो जो थर्ड वाली स्पेस है वहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन कम अकॉर्डिंग टू द बोर्सबरी स्कीम, बट व्हाट डज दैट रूल सेज, रूल सेज कि अगर ये लार्ज शेल बन रहा है आपका तो आप इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं डाल सकते है ना। तो नाउ वी विल पुट 8 इलेक्ट्रॉन्स हियर बिकॉज दिस विल बिकम, नाउ दिस वाज द लास्ट शेल सो आई कैन नॉट पुट 9 इलेक्ट्रॉन्स हियर, तो अभी मुझे 8 ही डालना पड़ेगा और जो नेक्स्ट बचा 1 वो आ जाएगा आपके फोर्थ प्लेस पे 1। सो द कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 2 8 8 1। So this is the configuration of potassium. Although third shell was able to accommodate 18 places, but as a rule that last shell cannot have more than 8, so I have to submit here only 8 and 1 was transferred here. Taking the help from above example, you have to write the configuration of these. Actually, you have to write the configuration of all 20 elements that I will tell you the next page. Now comes valence shell, valence electron and valency. So first let's see what is valence shell. तो जो outermost shell है, suppose कोई atom है उसका ये first shell, ये second shell, ये third shell, तो ये उसका सबसे outermost shell है ये वाला, तो ये उसका outermost shell है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे valence shell. So the outermost shell of an atom is known as its valence shell, या इसका दूसरा नाम क्या है valence orbit. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस शेल में जितने भी, जो लास्ट वाला शेल है हमारा, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर नोन एज, सपोज इसमें मान लीजिए सिर्फ 1 2 3 4, सपोज 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख के समझाऊं तो देखेंगे, सपोज पोटेशियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब इसका लास्ट शेल कौन सा होगा, ये वाला. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें 1, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 1 हियर फॉर पोटेशियम. सो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कितने हो सकते हैं, लास्ट शेल होता है, लास्ट शेल में 8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते हैं, तो या तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 से लेके 8 तक ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वैलेंस शेल में. ओके. Two atoms of oxygen combine to form one molecule of oxygen. Two atoms of hydrogen and one atom of oxygen combine to form one molecule of water, that is compound. So this is just a revision to tell you that this is the molecule of an element and this is the molecule of a compound. So you can see on your screen atomic diagrams of the atoms of the first 20 elements. This you have to learn and draw in your copy. Okay, you have to draw this in your copy. So ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट हाइड्रोजन था, यू नो दिस मेथड ऑफ राइटिंग विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. हियर कम्स द मास नंबर एंड हियर कम्स द एटॉमिक नंबर. फॉर एग्जांपल हीलियम वी हैव 2 and 4, that means this is the atomic number. So whatever is the atomic number, it is the same. इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कैसे इसको फिल करेंगे, तो ये सारे डायग्राम्स आप इसको ड्रॉ करेंगे एंड यू विल लर्न देम. Let's see the example of calcium here. Calcium has got atomic number as 20, so that means it has got 20 electrons. Now we'll fill the 20 electrons in the configuration. First is 2, then 8. Now next can accommodate 18, but because it is the last shell, although it can accommodate 18 here, but I have only 10 left. But if I write 10 here, तो वो जो rule है कि last shell में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, वो गलत हो जाएगा, इसलिए दिस इज़ रॉन्ग. सो आई एम गोइंग टू रब इट एंड आई विल राइट 8 हियर. तो अभी क्या बचा, 8 8 16 17 18 एंड 2 विल बी इन द लास्ट शेल, दैट इज 2. सो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक दैट व्हाई एटम्स कंबाइन, लेट्स सी हाउ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. Bond formation. What is stable state? So stable state first is either you have 2 electrons in the first shell, or if you have more than 2 or more shells, then you should have 8 electrons in the outermost shell. Then the atom is said to be in the stable state. So 2 states, duplet state and octet state. So all the inert gases, that is helium, neon, argon, they are in stable state
because they have 8 electrons in the outermost shell. You can see on the screen their electronic configuration. Now, how is bond formed? When they are not in their stable state. And how do they form the bond? By giving, taking or sharing the electrons. Fact which decides how many electrons will be given or taken. What is valency? Valency is the combining capacity of an element. What do you mean by combining capacity of an element? So combining capacity of an element means its capacity to form a bond with the other atom. That is valency. So the capacity of an atom to give, accept or share electron to achieve the octet state is known as valency. So now we have understood the concept of valency, that it is the capacity of an atom to give, accept or share electrons to achieve the octet state. Let's take the example of hydrogen. Hydrogen has 1 electron in the outermost shell. To achieve the duplet, it needs 1 electron more. So 1 will be the valency of hydrogen, because it is the number of electrons which is taken by hydrogen to complete its duplet. Let's take the example of oxygen. Oxygen electronic configuration 2, 6. That means first shell 2 electron, second shell or last shell 6 electron. How many electrons are less? 2. So it will need 2 electrons. So that is why 2 is the valency of oxygen, because it will need 2 electrons to complete its octet. The configuration becomes 2, 8. Let's see the example of magnesium. The atomic number of magnesium is 282, that is 12. Atomic number is 12 and configuration is 282. Last shell 2 electron. So it needs how many? It needs 6. But it is very difficult to get 6. Rather, it is easy to give away these 2 electrons which are present in the outermost shell. Donating electrons will be easy. So magnesium will donate 2 electron and the configuration becomes 2, 8. Thus achieves its octet state. So valency of magnesium becomes 2 because it has donated 2 electrons. So till now you must have understood the electrons given or taken. That is, the number of electrons given or taken will be the valency of an atom. Let's see how bond is formed. We'll see the formation of sodium chloride. So what is the configuration of sodium? Configuration of sodium is, sodium has got atomic number as 11, right? So configuration becomes 281. Chlorine has got atomic number 17. So configuration becomes 287. Sodium, as you can see, last shell 1 electron, very difficult to get 7. So it will donate 1 electron to the chlorine atom, because chlorine needs 1 more atom to achieve its octet state. So it becomes 288 and thus bond forms. So this is the bond formation. This 1 electron will be donated to chlorine, and because sodium has given 1 electron, so it will form a bond with chlorine and with the valency 1 of sodium and 1 of chlorine, because sodium has donated 1 electron and chlorine has accepted 1 electron. So the bond is formed by this way. But one more thing you have to keep in mind, that when sodium is losing 1 electron, it is forming a positive ion, and the positive ion is known as, so that is why it has donated 1 electron, so 1 positive charge on it. Sodium has donated 1 electron, so it has got 1 positive charge, and it has formed positive ion which is known as cation, and chlorine has accepted 1 electron, so it has got 1 negative charge and it becomes anion. This I have already explained. What are cations? The positive ions. And what are anions? Negative ions. So this way we have seen how ions are formed by losing or gaining electrons. Okay, here are some examples which you have to see. Okay, given that in the example it is given that the valency of hydrogen is 1. So how will you come to know the valency of the other atom which is joined with this? So when it forms compound with hydrogen chloride, that is chlorine, so this is crisscross. We have already learned that valency of hydrogen is 1. So chlorine 1, then the bond formed, then the formula will be HCl, because 1 hydrogen will accommodate 1 chlorine, because it has got 1
valency. So one atom of chlorine combines with one atom of hydrogen, hence valency of chlorine is 1. Similarly, here you can say that hydrogen sulfide, one atom of sulfur combines with two atoms of hydrogen. तो वैलेंसी किसकी होगी, क्रिस क्रॉस होता है ना, तो अगर H के साथ 2 लगा हुआ है यानी सल्फर की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है. क्यों? क्योंकि सल्फर के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 ही होगा. तो इसलिए हमें ये सल्फर की वैलेंसी अगर देखनी है तो हमें हाइड्रोजन के ऊपर देखनी पड़ेगी, अगर हमें हाइड्रोजन की वैलेंसी देखनी है तो वो हमें सल्फर के ऊपर देखनी पड़ेगी. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन की जो सल्फर की वैलेंसी है वो है आपकी 2. अगेन you can see here hydrogen sulfate, here valency of sulfate will be 2 because 2 is on hydrogen. So the formula of sulfate ion is SO4 and the valency is 2 with charge negative. So this SO4 is actually the formula of sulfate ion. तो ये जो 4 है ये वैलेंसी नहीं है हाइड्रोजन की, तो अगर हमने ऐसे लिखा है H2SO4, so this means सल्फेट की वैलेंसी तो 2 है लेकिन हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ सल्फेट के बाद कोई नंबर नहीं लगा हुआ है. सो सल्फेट यहाँ पे भी हाइड्रोजन सल्फेट में सल्फेट की वैलेंसी 2 हो जाएगी. हियर यू कैन सी हाइड्रोजन नाइट्रेट. तो हियर ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट दैट नाइट्रेट का सिंबल है NO3, ये रेडिकल्स के सिंबल आपको याद करने हैं, और हाइड्रोजन ये रहा तो इसकी वैलेंसी 1 है तो HNO3. तो NO3 की वैलेंसी 1 और H की भी वैलेंसी 1, तो 1 से 1 कैंसिल एंड द फॉर्मूला बिकम्स HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड. One nitrate radical combines with one atom of hydrogen, hence valency of nitrate is 1. Some elements exhibit variable valency, मतलब उनकी एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है. एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, टिन, लेड, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. तो उनको हम बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज दे शो मोर देन 1 वैलेंसी. इन केस ऑफ मेटल्स एग्जिबिटिंग वेरिएबल वैलेंसी, मतलब पॉजिटिव आयंस अगर वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, मेटल्स का मतलब पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं मेटल्स, तो अगर पॉजिटिव आयंस जो है वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट कर रहे हैं, ओके, बट इन मॉडर्न मेथड द वेरिएबल वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय रोमन नंबर्स. यानी अगर आयरन की वैलेंसी 2 है तो रोमन नंबर में 2 लिख देंगे, और आयरन की वैलेंसी 3 है तो रोमन न्यूमरल में 3 लिख देंगे. फेरस और फेरिक इज नाउ नॉट यूज्ड इन मॉडर्न कन्वेंशन. ओके, तो अब इसमें ना सिंबल चेंज होगा ना कुछ होगा, बस आप फेरस के आगे रोमन न्यूमरल में लगा दीजिए कि कौन सी वैलेंसी है. लेकिन नॉन मेटालिक एटम यानी नेगेटिव, उसमें क्या होगा, द नंबर ऑफ अदर टाइप्स ऑफ एटम अटैच टू इट डिटरमाइंस इट्स वैलेंसी. फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी है, 3 and 5. तो देर आर 2 वैलेंसीज ऑफ फॉस्फोरस, 3 and 5. अब यहाँ देखिए इसने क्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड बनाया, तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, PCl3 and PCl5. So here you will come to know that this phosphorus is having valency 3 and this phosphorus is having valency 5. तो अलग अलग नाम हो जाएगा, इसका हो जाएगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और इसका हो जाएगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. ये कुछ वेरिएबल वैलेंसीज हैं, ये आप लर्न कर लेंगे. आयरन की 2 वैलेंसी है 2 और 3, तो छोटी वाली 2 तो फेरस फेरिक, कॉपर की 1 और 2 छोटी वाली 1 तो क्यूप्रस, और 2 बड़ी वाली तो क्यूप्रिक. एंड दीज आर दी रेडिकल्स. ओके, ये आपको याद करने हैं. व्हाट इज रेडिकल? सो व्हाट आर रेडिकल्स? रेडिकल इज एन एटम ऑफ एन एलिमेंट और अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट बिहेव एज अ सिंगल यूनिट विथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट. जैसे कि यहाँ देखेंगे ये सिंगल एटम है सोडियम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. कैसे आया ये मैंने भी आपको बताया था पीछे. बाय डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट हैज़ गॉट प्लस चार्ज. सो दिस पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल इज बेसिक रेडिकल. जितने भी पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल होते हैं वो बेसिक रेडिकल्स होते हैं. जैसे और लेकिन यहाँ पे देखिए ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, अलग अलग एटम्स हैं, सोडियम और हाइड्रोजन कंबाइन करके इसके ऊपर चार्ज आ रहा है, तो ये रेडिकल हो गया. ठीक है. नेगेटिवली चार्ज रेडिकल्स आर कॉल्ड एसिड रेडिकल्स. फॉर एग्जाम्पल NO3 नेगेटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव. ये सिंगल एटम से बना है, ये कंबाइन 2 डिफरेंट अलग अलग एटम्स से मिलके बना हुआ है, दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, सो दिस वे
These negatively charged radicals, which are called as anions, are also known as acid radicals, and positively charged radicals are known as basic radicals. By cations and anions I have already told you. Now this table you have to learn. This is very important. अमोनियम की वैलेंसी 1 है, नाइट्रेट की 1 है. ये जो चार्ज होता है ना इसके ऊपर, ये इसकी वैलेंसी होती है. तो आप देखेंगे अमोनिया के ऊपर प्लस का एक चार्ज है तो उसकी वैलेंसी 1 है. ठीक है. और यहाँ पे एक माइनस है तो वैलेंसी 1, एक माइनस है वैलेंसी 1. ये सारे आपको सिंबल्स याद करने हैं. ज़्यादातर ये सब नेगेटिव वाले आयन्स हैं, बाकी ये यहाँ पे पॉजिटिव है अमोनिया. बाकी जितने भी पॉजिटिव आयन्स होते हैं वो सब मेटल के होते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम तो Na+ और जिंक 2+, कॉपर 2+, एक्सेट्रा.